जय शिक्षक बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 1 मापन एवं मात्रक में जो हमने पढ़ा था विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, तो हमने विमीय विश्लेषण के 4 अनुप्रयोग पढ़े थे। किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करने में, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने में और भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में। तो उसमें से हमने पिछले लेक्चर में मात्रक कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जब बदलते हैं तो उसका एक सूत्र हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था। उस सूत्र में हमने क्या पढ़ा था? उस सूत्र में हमने पढ़ा था कि N2 इक्वल टू होता है N1 M1 अपॉन M2 होल टू दी पावर A, L1 अपॉन L2 टू दी पावर B और T1 अपॉन T2 टू दी पावर ऑफ C। ये सूत्र हमने पढ़ा था। इकाई का सूत्र है, यह है किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए। N1 है पहली पद्धति में उसका आंकिक मान, M1 L1 T1 है पहली पद्धति के मूल मात्रक, N2 है जिस पद्धति में बदलना है उसका आंकिक मान और M2 L2 T2 ये है दूसरी पद्धति में उसके मूल मात्रक। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम इन दोनों सवालों को सरल करेंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसमें अलग ही टाइप के आपको मात्रक दे देते हैं, पर कैसा भी मात्रक हो, कैसी भी पद्धति हो, सूत्र यही काम करेगा। ठीक, अब देखिए हम कैसे इस सूत्र से सवाल को सरल करेंगे। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। समझ लीजिए एक एक सवाल को, तो आपको हमेशा के लिए सूत्र क्लियर हो जाएगा। MKS पद्धति में कार्य के मात्रक जूल, यानी MKS पद्धति है कोई एक, उसमें कार्य का जो मात्रक है वो क्या है? जूल है। ठीक है। CGS पद्धति कोई दूसरी CGS पद्धति है, दूसरी पद्धति है वो, इसमें कार्य का मात्रक है वो अर्ग है। तो पूछ रहा है कि अगर मैं जूल को अर्ग में बदलूं तो कितना आएगा, यानी वो जूल और अर्ग में हमसे संबंध पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो कितना प्यारा सवाल है, इसमें कोई मान तो आपको दिया नहीं है, तो हम एक जूल का मान निकालेंगे, एक अर्ग में कितना, अर्ग में कितना होगा। तो जब इन सवालों को करते हैं तो चाहिए क्या पड़ता है? पहला, हमें जो भौतिक राशि दी है उसका विमीय सूत्र पता होना चाहिए और जिस पद्धति में है और जिसमें बदल रहे हैं उन दोनों पद्धतियों में मूल मात्रक पता होने चाहिए। यानी हमें इस पद्धति में भी मात्रक चाहिए और इसमें भी, CGS में। तो कैसे मात्रक, मूल मात्रक कौन से देखें? तो अपन सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कार्य का विमीय सूत्र। सबसे पहले हमें चाहिए पड़ेगा कार्य का विमीय सूत्र। कोई भी सवाल आपको करना हो इस विधि से, तो जब तक आपको कई विमीय सूत्र पता नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे। विमीय सूत्र चाहिए, तो कार्य का विमीय सूत्र होता है ML स्क्वायर T टू दी पावर -2। ये कार्य का क्या है? विमीय सूत्र है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो कार्य का विमीय सूत्र में जो आपको इसके ऊपर जो विमाएं हैं ये इन्हीं को बोलते हैं ABC के मान। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए A का मान यहाँ पर 1 कहलाया, B का मान यहाँ पर 2 कहलाया और C का मान यहाँ पर -2 कहलाया, -2। तो बच्चों एक बात क्लियर हुई, ABC के मान कहाँ से आएंगे? क्लियर हुई? ABC के मान आते हैं विमीय सूत्र। तो सब कुछ इन्हीं को करना है, सब कुछ। तो जब तक आपको उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र पता नहीं है तब तक आप ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा विमीय सूत्र याद कर सकें याद करें। तो विमीय सूत्र से ABC के मान मिल गए। तो ABC क्या होती है? विमाएं। अब आपको पहली पद्धति में मात्रक जूल है, यानी कि MKS। तो आप जूल को भूल जाओ, MKS पर रहो। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति पहली पद्धति है और CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड दूसरी पद्धति है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना?
तो पहली पद्धति में ये M1 L1 T1 यहाँ से मिलेंगे और दूसरी पद्धति के M2 L2 T2 यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें तो यहाँ M1 इक्वल टू यहाँ M1, तो M1 जो है M1 ये कहलाया M किसका मात्रक था, मूल मात्रक, याद करो द्रव्यमान का, M1 द्रव्यमान का। तो M1 यहाँ पर काय में है, M1 यहाँ पर कहलाया हमारा M किस पद्धति है, तो मीटर, M1 यहाँ पर मीटर को M1 बोला गया है। L1 पहली पद्धति में L तो किलोमीटर किलोग्राम सेकंड, तो मीटर L ये थोड़ी ये लिखना था हमारे लिए, M मतलब मास का क्या लिखना था, किलोग्राम, थोड़ी किलोग्राम, तो ये हो गया हमारा किलोग्राम M1 किलोग्राम हो गया, ध्यान देना मिस्टेक हो गई। L फॉर लेंथ है, लंबाई का मूल मात्रक है, तो M की इस पद्धति लंबाई का मात्रक मीटर है, यहाँ पर L1 यहाँ पर मीटर है, मीटर को L1 बोला गया है। और T1 यहाँ पर क्या है, सेकंड है, तो T1 यहाँ पर सेकंड है। ये हमें M1 L1 T1 मिल गया, आपको समझ आ रही होगी बात अच्छी तरह से, ठीक। अब M2 L2 T2 ले लेते हैं, माने हमें दूसरी पद्धति में जाना है, दूसरी है CGS, तो CGS में N2 मतलब दूसरी पद्धति में मास का यूनिट, तो ग्राम लिखा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड तो ग्राम आएगा, ये M2 यहाँ पर ग्राम है। L2 यहाँ पर क्या है, L2 यहाँ पर सेंटीमीटर, ध्यान देना बच्चों में क्या बताया। और T2 यहाँ पर T2 सेकंड ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है। अब हम यहाँ पर रखेंगे सूत्र क्या होता है बच्चों, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है, याद करो, N2 बराबर N1 ब्रैकेट में M1 अपॉन M2 होल टू दी पावर A इंटू यहाँ पर आएगा L1 अपॉन L2 होल टू दी पावर B इंटू यहाँ पर आएगा T1 अपॉन T2 होल टू दी पावर C। अब हमारे पास ABC के मान है, हाँ है, M1 L1 T1 के मान है, हाँ है, M2 L2 T2 के मान है, हाँ है, इसका नहीं है N1 का, तो N1 आप कुछ भी ले लेना, 1 2 3 कुछ भी ले लेना, तो मान लीजिए N1 को मान ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए, तो सूत्र में मान लिखिए, तो सूत्र में मान लिखने पर, सूत्र में मान रखने पर तो क्या आएगा हमारा N2 बराबर N1, ध्यान दीजिए, M1 कौन है यहाँ पर, किलोग्राम, तो यहाँ पर लिख दीजिए किलोग्राम और यहाँ पर लिख दीजिए ग्राम और यहाँ पर लिख दीजिए A का मान कितना था, एक लिख दीजिए। L1 मीटर, तो यहाँ पर मीटर लिखते हैं। यहाँ पर L2, तो L2 क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखते हैं। टू दी पावर B की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 लिख दीजिए। T1 कितना है, सेकंड है, सेकंड लिख दें। T2 भी सेकंड है, तो सेकंड लिख दें। और टू दी पावर C तो -2 है, तो -2 लिख दें। इतना समझ आ गया सभी को, मैंने पहले सूत्र लिखा और सूत्र में सभी की वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों इनको एक एक मान लो, ये मान लीजिए कि ये 1 किलोग्राम है, ये मान लीजिए 1 ग्राम है, ये मान लीजिए 1 मीटर है, ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 1 सेकंड है, ये मान लीजिए 1 सेकंड है, एक एक मान लो। अब ये मानने के बाद क्या होगा, N1 को भी अपन 1 मान लेंगे, चाहिए तो, लेकिन अभी रहने दो, N1 बाद में कर लेंगे। अब या तो किलोग्राम को ग्राम में बदल दो या ग्राम को किलोग्राम में बदल दो, हमें यहाँ पर ये कन्वर्जेशन करना है। तो 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना आसान है, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो मैं लिख दिया 1000 ग्राम बटे में 1 ग्राम, या सिर्फ ग्राम लिखा हुआ है, टू दी पावर 1, तो बात तो एक ही है। यहाँ पर या तो मीटर को सेंटीमीटर में ले जाओ या सेंटीमीटर को मीटर में, चलो मीटर को बदल देते हैं, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर तो बदलने नहीं है, तो यहाँ तो सीधा कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अंदर का 1 आ जाएगा, बस कट करके, टू दी पावर -2। अब यहाँ पर देखिए ग्राम से ग्राम उड़ गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ गया, यहाँ पर 2 का पावर लगाया तो वो लगा देते हैं। तो यहाँ पर कितना मिला, N1 यहाँ मिला हमें 1000, पहले ब्रैकेट में कितना मिला 1000 इंटू दूसरे ब्रैकेट में कितना मिला 100,
तीसरे ब्रैकेट में कितना मिला 1, तो यहाँ आ जाएगा n1 गुणित 1000 गुणित 100 का वर्ग कितना होगा बच्चों 10,000, और 1 पर कोई भी घात हो उसका मान तो 1 ही होगा। आंसर आया n1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं इसको 10 के ऊपर 7 घात लिख सकता हूँ। तो n2 इक्वल टू आ गया n1 गुणित 10 घात 7। अब मान लीजिए n1 की वैल्यू 1 है, n1 की वैल्यू 1, मान लो पहली पद्धति में उसका मान कितना है 1 है, तो यहाँ से n2 बराबर आ जाएगा 1 गुणित 10 घात 7। तो अब क्या किया था हमने, पहली पद्धति में मात्रा क्या था बताइए जूल को किस में ले गए थे अपन अर्ग में, तो मैंने सारे के सारे ऐसा ही मात्रा क्या बदल दिए थे सीजीएस में बदल दिए थे। देखो तो इसका मतलब हुआ n2 है दूसरी पद्धति मान, तो दूसरी पद्धति यानी कि अर्ग में, यानी कि हमारे पास क्या मिलेगा संबंध कि 1 जूल बराबर इतने अर्ग होते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे इस प्रकार, माने दूसरी पद्धति में मान कितना मिला 10 घात 7 मिला, तो पहली पद्धति में अगर 1 जूल था तो दूसरी पद्धति में 10 घात 7 अर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे 1 जूल बराबर 10 घात 7 अर्ग होता है। जूल लिख देते हैं पूरा, क्योंकि अभी आपने फिजिक्स ज्यादा नहीं पढ़ी है तो संबंध ज्यादा नहीं लिखते हैं। 1 जूल, तो 1 जूल बराबर हमारे पास कितना आ गया बोलिए बच्चों, 1 जूल बराबर हमारे पास कितना आ गया 10 घात 7 अर्ग। ठीक है, हो गया। ये नीचे का दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, देखें तो ये आ गया। तो अभी n2 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻7 आ गया। अभी नीचे का वीडियो में नहीं आ रहा है तो आप फिर से लिख दीजिए यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, तो मैंने n2 को भी 1 मान लिया और n1 को भी 1 मान लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया कि 1 जूल बराबर 10 घात 7 अर्ग, ये हमारा संबंध मिल गया। ठीक है ना, तो क्या बोला था उसने कि एमसीएस पद्धति में कार्य के मात्रक जूल को कैसे बदलना है अर्ग में। तो देखिए 1 किलोग्राम मीटर सेकंड एमकेएस पद्धति और 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड सीजीएस पद्धति। तो मैंने सारे के सारे एमकेएस को किसमें चेंज कर दिया सीजीएस में, और सीजीएस में वैल्यू ये मिली मुझे, ये मिली। तो हम क्या कह सकते हैं 1 जूल बराबर होता है 10 घात 7 अर्ग, कह सकते हैं ना। तो हमारे पास आ गया 1 जूल बराबर 10 घात 7 अर्ग। इस प्रकार हमने जूल को अर्ग में बदल दिया। अब ये ध्यान रखना बच्चों, ये आगे फिजिक्स में बहुत काम आएगा। ये जूल है कार्य का एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक, अर्ग है कार्य का सीजीएस मात्रक। और कार्य को जो मात्रक कार्य के होते हैं वो ऊर्जा के भी होते हैं, तो ऊर्जा के भी मात्रक है। तो इस प्रकार हमें संबंध मिला कि कार्य का 1 जूल बराबर 10 घात 7 अर्ग, यानी कभी आपको जूल को अर्ग में चेंज करना हो तो 10 घात 7 से गुणा कर देना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे बदलते हैं। अब इस पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा, जो कुछ कमी रह गई होगी। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हाँ है, ये स्टैंडर्ड है, हम मानते हैं। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर ले लें और समय का मात्रक क्या ले लें मिनट ले लें, तो गुरुत्वीय त्वरण का आंतरिक मान क्या होगा। अब देखिए, यानी सीधी सी बात है, ये मीटर प्रति सेकंड वर्ग को किलोमीटर प्रति मिनट वर्ग में बदलना है। यहाँ पर किलोमीटर आ जाएगा, यहाँ पर मिनट हो जाएगा, तो किलोमीटर प्रति मिनट वर्ग में कितना होगा। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्या चाहिए हमें, जिसको बदलना उसका क्या चाहिए विमेय सूत्र। तो यहाँ पर कौन सी भौतिक राशि है, त्वरण है। त्वरण कोई भी हो, गुरुत्वीय हो या रैखिक हो, कोई भी हो, आपको तो त्वरण देखना है। तो त्वरण का विमेय सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण कोई भी हो इसका विमीय सूत्र, तो क्या होता है इसका विमीय सूत्र, m⁻0 l e⁻⁻2। सबके दिमाग में आ गया होगा, m⁻0 l e⁻⁻2, ये इसका क्या आ गया विमीय सूत्र। अब एबीसी के मान मिले हमें, तो ए का मान 0, बी का मान 1 होगा, सी का ऋण, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ मान लिख दीजिए, यहाँ ए बराबर है वो 0, बी बराबर है 1
और सी बराबर है -2। एबीसी के मान मिले। अब आते हैं मात्रकों पर। तो m1 कितना है यहाँ पर? m1 मतलब पहली पद्धति में मूल मात्रक, और मूल मात्रक m1 L1 T1 और m2 L2 T2 दूसरी में। तो ध्यान देना यहाँ पर m पर तो क्या है? 0 है, तो मुझे m के मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पर 0 की पावर है इसका मतलब उसके मात्रक का इसमें कोई यूज ही नहीं है। तो मैं चाहूं तो यहाँ पर m को छोड़ भी सकता हूँ, ये ऐसे रहेगा। अब देखना ये कैसे खत्म होगा सूत्र में। अभी अपन लिख लेते हैं L1। तो यहाँ पर L1 मतलब पहली पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मीटर लिखा है, मीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं मीटर, L1 मीटर। और L2 क्या है? जिसमें मुझे ले जाना है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है किलोमीटर। तो L2 क्या हो गया? किलोमीटर, किलोमीटर। अच्छा, T1 क्या है? T1 मतलब पहली पद्धति में टाइम। यहाँ देखो यहाँ लिखा है सेकंड, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेकंड, ठीक है। अच्छा, T2 यानी दूसरी पद्धति में टाइम का यूनिट क्या लेना है? तो यहाँ पर देखो ये लिखा है मिनट, लिखा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है? मिनट। तो सबसे पहले हमने ये छांट लिए कि L1 यहाँ पर मीटर है और T1 सेकंड है, और L2 यहाँ पर किलोमीटर है, T2 यहाँ पर मिनट, ठीक है। अब सूत्र लिखेंगे। अच्छा, एक और दी है आपको n1 की वैल्यू, n1 पर पहली पद्धति में वैल्यू तो 9.8 है, 9.8 है पहली पद्धति, और दूसरी में पता करना है। तो अपने पास सूत्र क्या है बच्चों? सूत्र है हमारे पास n2 बराबर n1 ब्रैकेट स्टार्ट m1 अपॉन m2 टू दी पावर a, L1 अपॉन L2 टू दी पावर b, और T1 अपॉन T2 टू दी पावर ऑफ c। मान लिखते हो आप n2 इक्वल टू n1 कितना है? 9.8 है। अब m1 अपॉन m2 इसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? 0। जब आप इस पर 0 का पावर लिखोगे तो ये 1 हो जाएगा। क्यों? a की वैल्यू है, तो जो 0 है जिस बिना वो टर्म अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो अपन को ये टेंशन नहीं लेना है कि m1 पता नहीं है, m2 पता नहीं है। अब ये L1 की वैल्यू तो ये मीटर है, तो यहाँ पर 1 मीटर लिख लेते हैं, और यहाँ पर 1 किलोमीटर लिख लेते हैं, क्योंकि इसको मुझे किलोमीटर में ले जाना है। टू दी पावर b की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। अब ये T1 मतलब पहली पद्धति में टाइम तो सेकंड है, तो मैं इसको 1 सेकंड या सिर्फ सेकंड लिख देता हूँ, और सेकंड वाले सिस्टम में मिनट है, तो यहाँ पर 1 मिनट लिख देता हूँ, और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। सी की वैल्यू कितनी है? -2 है, तो यहाँ -2 का पावर लगा देते हैं। कितना तो सबको समझ आ गया होगा, आई होप। अब इसको हल करते हैं, तो ये 9.8, और किसी भी नंबर पर 0 की पावर उसकी वैल्यू तो 1 होती ना, कुछ भी हो तो ये तो खत्म ही है। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों? यहाँ पर क्या करना है अपन को कि या तो किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए या मीटर को किलोमीटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आएगा। तो मैं किलोमीटर को मुझे बदल सरल लग रहा है, तो मैंने 1 मीटर लिखा, और यहाँ पर मैं लिख दिया 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर होंगे, तो ये लिख दिया, बात एक ही है। ऐसे यहाँ पर मैं सेकंड को मिनट में बदल दूं या मिनट को सेकंड में, बोथ आर सेम, तो मिनट को ही बदल देते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। 1 सेकंड बटे 60 सेकंड, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है, -2 यहाँ पर। अब यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल, या सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 9.8 मल्टीप्लाई 1/1000 मल्टीप्लाई 1/60 होल टू दी पावर -2। अब देखिए बच्चों, ये तो गणित के नियम है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, इसका व्युत्क्रम कर दूं, तो ये पावर प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको 60/1 लिख देता हूँ, तो 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 60/1, तो इस पर ये पावर प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ इस तरफ आ जाता हूँ सॉल्यूशन के लिए। अब ये आ गया हमारे पास इक्वल टू, ये आ गया 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 3600, ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास
वैल्यू बन गई ये। अब मैं इसमें से कुछ कैंसिल कर देता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने ये 1000 से इसको भाग दे देते हैं तो 9.8 इंटू हो जाएगा 3.6। ये 3 जीरो है तो 3 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं तो 9.8 तो 3.6 का यहाँ कर लेते हैं 9.8 इंटू 3.6। 6 8 48 की 8 8 चलाए 4 6 9 54 4 58। ठीक है, और एक 3 से कर देते हैं 3 8 24 की 4 हाथ से 2 9 3 27 और 2 29। अब 8 4 12 की 2 हाथ से ले 10 8 15 की 5 हाथ से ले 3 और एक 2 अंक बाद दशमलव, तो कितना आ गया 35.2। इनका मल्टीप्लाई आ गया 35.28। तो ये काय की वैल्यू होगी हमारी n2 की। तो हम क्या लिखेंगे, उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था अगर लंबाई का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक मिनट हो तो गुरुत्वीय त्वरण का अंक मान बताइए। इसका अंक मान होगा 35.28 होगा। कितना होगा 35.28, मतलब जो 9.8 है वो 35.28 हो जाएगा। यानी कि अंक मान कितना होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब अगर मैं बोलूं कि दूसरी पद्धति का मान कितना होगा, हम बोलेंगे 35.28 किलोमीटर प्रति मिनट वर्ग होगा। क्या बोलेंगे बच्चों, 35.28 किलोमीटर प्रति मिनट वर्ग, माने दूसरी पद्धति में मान 35.28 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर कितना होगा दूसरी पद्धति में। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, गुरुत्वीय त्वरण का मान ऐसा ही पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर प्रति मिनट वर्ग में चेंज कर दिया। तो ये आपको ये दो उदाहरण हैं, इन दो उदाहरण के जरिए आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि कैसे हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी में बदलते हैं। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक मिनट लिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का अंकित मान बताएंगे। तो त्वरण का भी ये सूत्र लिखेंगे पहले। तो त्वरण कोई भी हो m टू द पावर 0 l टू द पावर -2। तो यहाँ पर m का जो पावर है वो a, b की वैल्यू l का पावर, c की वैल्यू d का पावर। तो ये विमाएं हैं। L1 पहली पद्धति में मात्रक तो यहाँ से देखना है, ये है मीटर। L फॉर लेंथ, लेंथ के लिए मीटर, तो पहली पद्धति में मीटर है और टाइम का सेकंड है। दूसरी पद्धति में L का किलोमीटर है और टाइम का मिनट है। N1 की वैल्यू 9.8 है, मुझे N2 पता करना है, तो मैंने ये लिखा N2 इक्वल टू N1 और ये M1 अपॉन N2 टू द पावर A टू द पावर B टू द पावर C। अब N1 9.8 M1 अपॉन N2, M1 से कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि इसकी लिए A की वैल्यू 0 है, तो कुछ भी लेना आप, आंसर 1 आएगा, ये खत्म ही हो जाएगा टर्म। ये मैंने मीटर लिखा, 1 किलोमीटर, मैंने 1 मीटर 1 किलोमीटर ले लिया, क्योंकि तो कोई वैल्यू दी नहीं है तो अपन एक एक कर लेंगे फिर। और T1 T2 1 सेकंड 1 मिनट। अब ये चेंज किया किलोमीटर को मीटर में, मिनट को सेकंड में, एक रिपीट करके ये नंबर मिले हमें। अब ये 1 अपॉन 1000 और ये 1 अपॉन 63/-2 है, तो इसको इनवर्स कर देंगे तो प्लस का पावर हो जाएगा। घातांक के नियम है गणित के। अब ये 9.8 1 अपॉन 1000 और 3600। अब ये सॉल्व किया तो 9.8 मल्टीप्लाई 3.6 तो 35.28 आया। तो ये पूछा था ना कि दूसरी पद्धति में अंक का मान कितना होगा, तो 35.28 होगा। ठीक है ना, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब बच्चों हम अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि विमीय विश्लेषण के 4 अनुप्रयोग थे, मात्रा ज्ञात करने में, सत्यता की जांच करने में, मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने में, और चौथा था भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने में। तो हमने 3 को डिटेल सहित पढ़ लिया, मात्रक ज्ञात करना, सत्यता की जांच करना और एक पद्धति को दूसरी में बदलना। अब हम सीख रहे हैं कि अगर हमें ये पता है कि कोई भौतिक राशि इन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनमें संबंध कैसे स्थापित करते हैं। तो उसके लिए एक उदाहरण मैं आपको लेकर के आया हूँ। एक सरल लोलक मतलब सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल T निम्न राशियों पर निर्भर करता है। पहला, लोलक का द्रव्यमान,
एम यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वो कह रहा है ये लोलक की लंबाई एल पर और गुत्ती त्वरण जी, इन तीन पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो लोलक के आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान रखना। अगर ये संबंध स्थापित करने को बोल रहा है तो क्वेश्चन पेपर में समझ जाना कि विमीय विश्लेषण वाला ये अनुप्रयोग है। तो सबसे पहला काम होता है इसमें, जितनी भौतिक राशियां दी है सबके हमें विमीय सूत्र पता होना चाहिए और संकेत वो देगा आपको, जैसे उसने कहा है सरल आवर्तकाल का टी है, लोलक का द्रव्यमान का एम है, लंबाई का एल है और गुत्ती त्वरण का जी है। तो पर मान लेते हैं कि माना टी एल एम तथा जी में निम्न संबंध है, हम एक संबंध को अपनी तरफ से मान लेते हैं। ठीक है ना, क्या संबंध है कि टी अनुक्रमानुपाती एल टू दी पावर ए एम टू दी पावर बी और जी टू दी पावर सी, ये हमने इनमें संबंध मान लिया, इनमें ये संबंध है। ठीक है ना, अब अपने आप ही हमें ये मान मिलेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। अब हम जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा एल टू दी पावर ए एन टू दी पावर बी और ये जी टू दी पावर सी, एक ये आया हमारे पास के। तो यहाँ पर के विमाहीन नियतांक माना जाएगा। याद रखना, हम इसकी सहायता से उन्हीं संबंधों को स्थापित कर सकते हैं जिनमें कोई विमाहीन नियतांक आता है। यहाँ लिखते हैं के विमाहीन आनुपातिक नियतांक है। सिर्फ नियतांक भी लिख दोगे ना तब भी चलेगा। ठीक है, वो क्या रहता है कि अगर ये जो नियतांक है अगर विमाहीन नहीं है तो फिर संबंध स्थापित करने में दिक्कत होगा नहीं। अब ये हो गया, आप सबके विमीय सूत्र लिखो तो पहले टी का विमीय सूत्र है, टी का विमीय सूत्र, टी क्या है यहाँ पर टाइम है, तो इसका विमीय सूत्र होगा एन टू दी पावर 0 एल टू दी पावर 0 टी। ठीक है, एल का विमीय सूत्र, एल यहाँ पर क्या है लंबाई है, तो लंबाई का क्या होता है एम टू दी पावर 0 एल टी टू दी पावर 0 होता है। अब एम का भी विमीय सूत्र है, एम क्या है मास है, तो इसका होगा एम एल टू दी पावर 0 टी टू दी पावर 0 और जी क्या है त्वरण है, तो जी का भी सूत्र अभी हमने लिखा था एम टू दी पावर 0 एल टी टू दी पावर माइनस। अब ये जो एक है इसको विमीय रूप में लिखेंगे। अब समीकरण एक को विमीय रूप में लिखने पर, विमीय रूप में लिखने पर देखिए विमीय रूप में तो अच्छा के विमाहीन नियतांक है, याद रखना है ना, तो इसका कोई विमीय सूत्र हम नहीं लिखेंगे। तो टी का क्या आ जाएगा एन टू दी पावर 0 एल टू दी पावर 0 टी, ये कर देते हैं इक्वल टू, के का लिखना नहीं है, एल का क्या लिख देते हैं एन टू दी पावर 0 एल टी टू दी पावर 0 टू दी पावर ए, पावर लगानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर अकेला एल भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या आएगा एम एल टू दी पावर 0 टी टू दी पावर 0 टू दी पावर बी। अब अगला हमारे पास आएगा जी का, तो जी का क्या है एम टू दी पावर 0 एल टी टू दी पावर -2 होल टू दी पावर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो एम टू दी पावर 0 एल टू दी पावर 0 और 80 और ये स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू एम टू दी पावर, यहाँ से ए आएगा, यहाँ से एम टू दी पावर बी आएगा, यहाँ से एम टू दी पावर 0 आएगा। देखो ए का 0 में गुणा होगा 0 आएगा ना, नहीं आएगा, आएगा। या चाहो तो मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर एल टू दी पावर ए बन गया फाइनली, यहाँ पर बन गया एन टू दी पावर बी और कुछ है नहीं क्योंकि एल और टी खत्म हो, यहाँ पर बन गया एल टू दी पावर सी और टी टू दी पावर -2c। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा एन टू दी पावर 0 एल टू दी पावर 0 टी इक्वल टू
अभी क्या आ गया हमारे पास, m के ऊपर कितना पावर आया टोटल, n टू द पावर b हो गया। m के बाद l लिखो, l के ऊपर a j है और c ये है, तो गुणा करेंगे तो a प्लस सी हो जाएगा, तो l टू द पावर आएगा a प्लस सी, और t टू द पावर -2 है, -2c है, तो -2। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, यहाँ से l अकेला था, m पर 0, t पर 0, तो उसको लिया नहीं, m पर यहाँ पर अकेला m था, यहाँ पर l और t था, तो इनका गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, तो n टू द पावर b होगा, l टू द पावर a प्लस c हो जाएगा, और t टू द पावर -2 इस तरफ कहीं लिखा। अब विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है, विमीय समांगता के सिद्धांत, विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक सत्य भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं सदैव समान होती हैं। ये विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है, तो इसकी विमा है b, इसकी विमा है 0, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। फिर यहाँ पर a प्लस सी है, यहाँ पर 0 है, तो a प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा, 0, और a -2c है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, -2c इक्वल टू 1, ये हमारे पास आएगा, ठीक है ना। अब देखें इसमें, इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ से -2c इक्वल टू 1 है, तो इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू आएगा -1/2, ये c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब c की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो c का मान रखने पर, c का मान कहाँ रख रहे हैं, c का मान यहाँ रख रहे हैं, तो a -1/2 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, तो a की वैल्यू है 1/2, b की वैल्यू है 0, और c की वैल्यू है -1/2। अब ए बी सी के मान अपन को यहाँ रखना है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में ए बी व सी के मान क्या करने पर, रखने पर, चलिए रखिए, यहाँ आ जाते हैं, तो समीकरण 1 देखिए कहाँ है, ये है, तो क्या आएगा, t इक्वल टू के, पहले क्या था l, तो l टू दी पावर आएगा 1/2, क्योंकि l की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी है 1/2, इंटू n टू दी पावर आएगा 0, और g टू दी पावर आएगा -1/2। देख पा रहे हैं आप, हाँ देख पा रहे हो, a की वैल्यू 1/2 है, तो लिख दी, b की वैल्यू 0 है, लिख दी, c की वैल्यू। अब यहाँ से t इक्वल टू आएगा हमारे पास k इंटू एल टू दी पावर 1/2, और g को नीचे ले जा तो पावर प्लस का हो जाएगा, और ये तो 1 हो जाएगा, किसी नंबर को 0 की घात उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई है बच्चों, कि जिसमें मान 0 आ गया ना, इसका मतलब जब मान पर निर्भर नहीं करता है आपन का, ये क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में दिया है इसने, पर वो खत्म हो गया, मतलब उस पर निर्भर नहीं, ये आगे फिजिक्स में जान जाओ। अब t इक्वल टू लिखेंगे k, इसको लिखेंगे l अपॉन जी होल टू दी पावर ऑफ 1/2, घातांक के नियम से कॉमन ले, 1/2 किसका पावर होता है, स्क्वायर रूट का, तो मैं इसको ले देता हूँ √l/g, ये हमारा सूत्र बन गया, यहाँ लिख देंगे, यही अभीष्ट सूत्र है, यही अभीष्ट क्या बोला था, संबंध, यही अभीष्ट संबंध कहते हैं या सूत्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने क्या किया, हमें उसने दिया था कि आवर्तकाल t का मान, द्रव्यमान m, लंबाई l और त्वरण g पर निर्भर करता है, वो बात अलग है, m पर नहीं कर रहा है, लेकिन उसने दिया है तो लेकर चलेंगे। तो लोलक के आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, तो अपन ने लिखा, माना t l g और m में निम्न संबंध है, और इस संबंध ऐसे लिखना, इस तरह कोई पावर नहीं लगाना, इस तरफ लगाना है। अब यहाँ पर आपको एक नियतांक आएगा, इसको दुमाही नियतांक है ये मान के चलना है। अब सबके विमीय सूत्र लिखेंगे, विमीय सूत्रों को समीकरण 1 में लिखेंगे, राशि की जगह विमीय सूत्र लिखेंगे, और एम एल टी की घातों को हल कर लेंगे। अब दोनों तरफ जब एम एल टी की घातें आ जाएंगी, तो विमीय समांगता के सिद्धांत से इनकी तुलना करेंगे, क्योंकि प्रत्येक सत्य भौतिक समीकरण के
दोनों पक्षों की विमाएं समान होती है तो b की वैल्यू 0, a प्लस सी 0, b यहाँ पर b का पावर है तो यहाँ पर 0 हो गया b, a प्लस सी यहाँ पर 0 है तो 0 आ गया, -2c यहाँ पर 1, तो c की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू यहाँ लिखी, a की वैल्यू आई 1/2। ठीक, अब ए बी सी के मान हमने इक्वेशन में लिख दिए तो ये आया संबंध t इक्वल टू के एल टू दी पावर 1/2 एन टू दी पावर 0 और जी टू दी पावर -1/2। तो t इक्वल टू आ गया के एल टू दी पावर हाफ अपॉन जी टू दी पावर हाफ, एन टू दी पावर 0 है तो खत्म, इसका मतलब m पंजरबन नहीं करना, और ये 1/2 का पावर कॉमन ले लिया, अंडर लगा दिया, तो यही अभिष्ट संबंध है या सूत्र है। इस प्रकार हमने क्या सीखा कि कैसे हम स्थापित करते हैं संबंध। तो बच्चों ये मैंने विमीय विश्लेषण के चारों अनुप्रयोग आपको उदाहरण से समझा दिए। अब हम अगले लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चन उठाएंगे प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद हम ये अध्याय हमारा यहाँ खत्म है, तो अगले लेक्चर में हम अगला अध्याय भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, सभी को नमस्कार।